हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 50 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ CSIR नेट केमिकल साइंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू कम ऑन योर CSIR नेट जून 2024 केमिकल साइंस एग्जाम। कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, 25, 26, 27 के बीच में एग्जाम होगा जून 2024 का, और अभी भी आपके पास अराउंड 40 टू 45 डेज बचे हुए हैं। और इन 40-50 दिनों में अगर आप इन 50 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपका नेट और JRF होने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी और अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि मैटकेम क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल पर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें हम लोगों ने बताया है कि टॉप 10 टॉपिक्स जिनसे 150 प्लस मार्क्स आते हैं CSIR नेट जून 2024 के एग्जाम में। ठीक है, मतलब CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और उन्हीं 10 टॉपिक्स से एवरेज 4-5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज लिए गए हैं, तो ताकि आज आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इन 50 कॉन्सेप्ट्स को तो पढ़ना ही पड़ना है। ठीक है, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिनसे लगातार CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की, तो ये है हाउ टू फाइंड शेप हो गया, ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, शेप निकालना, ज्योमेट्री निकालना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालना, आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड निकालना, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, कि किसी भी तरीके से आप मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम फाइंड करिए, फिर उसके बाद उसके साथ साइड एटम्स किस तरीके से लगेंगे, क्या उसका स्टेरिक नंबर होगा, उसके बाद उसकी क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए, लोन पेयर का रोल क्या होगा, BSE-PR थ्योरी कैसे आप अप्लाई करोगे, उसी आधार पर उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और उसी के साथ आपका नंबर ऑफ लोन पेयर सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड सब आपस में कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स ही हैं। और साथ ही साथ आप डाइपोल मूवमेंट का भी थोड़ा सा आइडिया लेके रखना, वो भी स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होता है कि सिमेट्रिक होगा तो इस कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट होगा, और अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर चेक करके देखना। ठीक है, इसके बाद बॉन्डिंग में आपका जो MOT कॉन्सेप्ट होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको बॉन्ड ऑर्डर, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स आपको आने चाहिए। डाइन्यूक्लियर क्लस्टर्स के, डाइन्यूक्लियर क्लस्टर्स के नहीं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, तो होमोडाइटॉमिक या फिर हेट्रोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल्स का आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें बॉन्ड ऑर्डर या फिर पैरामैग्नेटिक होगा, डाई मैग्नेटिक होगा, इस तरीके से आप उनको रिलेट करना आपको आना चाहिए। इससे भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। और टर्म सिंबल, इसे आप बॉन्डिंग का टॉपिक कह दो या कोऑर्डिनेशन का टॉपिक कह दो। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का टर्म सिंबल और मोनोटॉमिक एनायंस, कैटायंस या फिर F ब्लॉक के जो एनायंस कैटायंस होते हैं उन सब का आपको टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये आपके टॉप 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम, ये दोनों तो बिल्कुल ही बॉन्डिंग के हैं, और ये वाला आप इसको कोऑर्डिनेशन में भी डाल सकते हो, F ब्लॉक में भी डाल सकते हो। तो बॉन्डिंग में ही रख लिया गया, सारे तरीके के टर्म सिंबल आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर टर्म सिंबल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात, तो F ब्लॉक में एलिमेंट्स अगर आपको पढ़ना हो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स में आप क्या पढ़ लेना, कम से कम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया, कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, कौन सी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि ये जैसे दो कंपाउंड दिए हैं, ये आपस में इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेर है या फिर किस तरीके के आइसोमर्स हैं, या फिर इस कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, उनमें से कितने स्टीरियोकेमिकली एक्टिव हो सकते हैं। इस तरीके से आइसोमेरिज्म आनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4-6 में मेजरली पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इसके बाद ट्रांस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांस इफेक्ट का पूरा आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किस एनायन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, किसका कम होता है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कलर स्पेक्ट्रा का आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये कलर स्पेक्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट और ये ऑर्गल डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड है। वो आपको रूल्स पता होने चाहिए ना, कि कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम होगी, तो सिलेक्शन रूल्स जो होते हैं आपके, ठीक है,
स्पिन सिलेक्शन रूल और सारे जितने भी सिलेक्शन रूल्स होते हैं वो सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिज्म का आपको आइडिया होना चाहिए। मैग्नेटिज्म भी आपको वही है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, उससे ज्योमेट्री से भी रिलेटेड है और मैग्नेटिज्म भी उससे रिलेटेड है। तो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन भी आते हैं आपके किसमें, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि भाई जेटीडी है कि नहीं है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इस पर भी सेक्शन बी में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेबिलिटी का आपको आइडिया होना चाहिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक तो ट्रांस इफेक्ट हो जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, और दूसरा हो जाता है इनर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पर लगातार क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के। तो इसे भी आप चाहें तो जरूर अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, इसके बाद कहां से कवर करना है, क्या कवर करना है, ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपके बाद देखते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रक्चर बेस में पूरा मॉलिक्यूल लिख कर आए, मॉलिक्यूल का नाम लिख कर आए। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर्स का या फिर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर्स का, प्लस डाई न्यूक्लियर और क्लस्टर्स और पॉलीन्यूक्लियर क्लस्टर्स का अगर आपको स्ट्रक्चर टाइप पूछे तो वो भी आपको निकालना आना चाहिए। सिमिलरली इसी के साथ सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका बोरेन्स का होता है, तो बोरेन्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा क्लस्टर टाइप है। ठीक है, कितने इनमें स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता रहता है आपका। और बोरेन्स के साथ साथ जो सब्स्टिट्यूटेड बोरेन्स होती हैं, मेटालो बोरेन्स या फिर कार्बोरेन्स, उनका भी आपको आना चाहिए क्या, स्ट्रक्चर टाइप निकालना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का आईआर और एनएमआर स्पेक्ट्रा का आइडिया होना चाहिए। इस कंपाउंड में लो टेम्परेचर पर कितने आईआर स्पेक्ट्रा आएंगे, जिसमें से मान लो नंबर ऑफ सीओ बॉन्ड्स बैंड्स पूछ लेता है आपको। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर से याद करना पड़ता है, पूरा सीक्वेंस होता है, वो आपको याद होना चाहिए, उससे सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर इसके बाद स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है आईआर के अंदर, कि मेटल के ऊपर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा वो बैक डोनेशन करेगा कार्बोनिल ग्रुप पर, और जितना ज्यादा बैक डोनेशन करेगा उसका बॉन्ड उतना वीक होगा, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ सीओ बैंड्स हो गए। इसके बाद एनएमआर कितने 1H एनएमआर में कितने सिग्नल्स आएंगे, 13C एनएमआर में कितने सिग्नल्स आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन जो भी बड़ा सा आएगा उसमें ये सब कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, तो वो भी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। आइसोलोबल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भाई ध्यान रखना होता है, सिंपल होता है लेकिन उसे पढ़ना जरूरी होता है, उसे क्वेश्चन आता है 2 नंबर का तो आता ही है। कार्बीन्स को तो भाई बिल्कुल ही देख लो। ठीक है, कार्बीन्स या तो रिएक्शन में कभी कभी काम आएंगे आपको सॉल्व करते समय, या तो कार्बीन्स में वही फिशर कार्बिन और श्रॉफ कार्बिन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पूरा डिटेल में, उनसे स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार। इसके बाद बेसिक आइडिया होना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म का, कि जैसे कार्बोनिलेट्स जो होते हैं वो अटैक कैसे करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। 17-19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर का होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। कपलिंग रिएक्शंस आपको आइडिया रखना होगा। कपलिंग रिएक्शन में कुछ भी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी कपलिंग रिएक्शन सिंपल होती है, लेकिन देख कर जरूर जाना होता है, उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। कपलिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आपको सोनोगासीरा कपलिंग, सुजुकी कपलिंग, स्टिले कपलिंग, हियामा कपलिंग, नेगेसी कपलिंग, हैक कपलिंग और कुमाडा कपलिंग रिएक्शंस ध्यान में रखकर जानी होती हैं एग्जाम में। ठीक है, और इसमें से कौन सा मेटल कहां कहां पर यूज हो रहा है ये आपको ध्यान रखना होता है। इससे आपको नेम पता करने में फायदा होगा, और कभी कभी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी ग्रब्स कैटलिस्ट जो होता है उसका भी आपको आइडिया रखना है साथ में ही पर। ठीक है, ग्रब्स कैटलिस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक का। मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको आइडिया रखकर जाना है थोड़ा बहुत, जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं वो कम से कम ये समझ लो कि एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना पीवाईक्यू के, तो सारा आइडिया आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का और ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पढ़कर जानी है। देखो वैसे टॉप 10 टॉपिक्स में ये टॉपिक्स मैंने नहीं डाले हैं, पॉलीन्यूक्लियर, एफ ब्लॉक और ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, लेकिन इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आते तो कम है लेकिन हर बार आते हैं, फिक्स होते हैं, और वो आपको पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि ये नंबर आपको धीरे धीरे करके 120 प्लस क्रॉस कराने में हेल्प करेंगे। आ रही बात समझ में? तो न्यूक्लियर में पार्टिकल एमिशन एब्जॉर्प्शन आपको आइडिया होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का अटैक कराएंगे तो क्या होगा,
तो ये सारी चीजें हैं, एक ही पेज में सारी डिटेल होती हैं, उसको एक बार प्रॉपरली देख लेना होता है, क्या बेसिक आइडिया होता है वो आपको लगाकर रखना होता है। बाकी हाफ लाइफ और रिएक्शन काइनेटिक्स जो होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है, वही हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, n=n0 की पावर वाला फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला आपको प्रॉपरली ध्यान रखना होता है, उससे क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा। ठीक है, सिंपल टॉपिक्स तो छोड़ के जाने ही नहीं है, ये समझना है अपने आप को। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स और फोटोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको दिख ही रहे हैं कि इसके अंदर कितने सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ आना चाहिए आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वैसे इतना नहीं पूछा जाता है कभी भी, और उसमें भी आपको हाफ लाइफ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, क्या रिलेशन है, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं हर बार। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में उनका एप्लीकेशन करना, एसएसए का कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के ऊपर ज्ञान आपको आना चाहिए आपको। अगला कॉन्सेप्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी का, तो आर्हेनियस इक्वेशन हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे रिलेट होती है उसके साथ, ठीक है, वो आपको आइडिया उसका होना चाहिए। आयनिक स्ट्रेंथ का रिएक्शन रेट्स पर क्या इफेक्ट होता है, ये भी आपको क्लैरिटी रखनी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए क्वांटम यील्ड की, ये आ गया फोटोकेमिस्ट्री आपका। तो क्वांटम यील्ड कैलकुलेट करना, जेबलॉन्स्की डायग्राम का प्रॉपर आइडिया होना, और फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस का जो भी आपको कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में अगला टॉपिक। तो ऑपरेटर्स का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, और टोटल एनर्जी ऑपरेटर, सारे आपको ऑपरेटर्स का आइडिया प्रॉपर होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शंस का आइडिया, उनके ऑर्बिटल्स का आइडिया, और वेव फंक्शन से नोट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। पार्टिकल इन 1D 2D 3D बॉक्स और उनकी एनर्जीज और उनकी डीजेनरेसीज का आइडिया आपको होना चाहिए। ये तीन पार्ट तो आपको पढ़ने ही चाहिए क्वांटम में। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास समय है तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से पढ़ो, हर बार क्वेश्चन आता है अप्रोक्सीमेशन मेथड से, परटर्बेशन और वेरिएशन में से कोई ना कोई पूछता है आपसे। मॉलिक्यूलर हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हर बार पूछी जाती है। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो अगर इन तीनों को पढ़ के जाओगे तो इनसे भी 10 नंबर तो आ ही जाएंगे आपके। ठीक है, 2 दिन 3 दिन लगेंगे, लेकिन पढ़ लोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा, अगर आपको फिजिकल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है तो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप स्टार्टिंग वाले ये 3 पढ़ के एटलीस्ट ले जाओ, वही ऑपरेटर्स का कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री के और पॉलीमर केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो लैंगमियर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया, इसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, बीईटी आइसोथर्म होता है, उसका पूरा डिटेल नॉलेज, इनमें क्या आपस में डिफरेंस होता है, इसका प्रॉपर आइडिया। मैकेनिज्म, सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि मैकेनिज्म कैसे होती है। और पॉलीमर में आपका MW, MN, MZ, MV, PDI इंडेक्स निकालना, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बस इनसे ही एक क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, तो ये सारे PYQ सॉल्व कर लेना, इनको कैसे निकाला जाता है ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो नस्ट इक्वेशन का तो आइडिया आपको होना ही चाहिए कि नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन अब ज्यादा पूछता नहीं है। क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंडक्टेंस का पूरा ही पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंडक्टेंस में ऐसा नहीं कि उसके अंदर ये एक पार्ट पढ़ लो वो ना पढ़ लो, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, तो आपको कंडक्टेंस पूरी एक साथ पढ़नी पड़ेगी, ज्यादा बड़ी नहीं होती है लेकिन उससे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ ई नॉट, जैसे ई नॉट की हेल्प से आपको डेल्टा जी की वैल्यू पूछ सकता है, डेल्टा एच की वैल्यू पूछ सकता है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। PYQ सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में अगर बात करी जाए तो ग्रुप थ्योरी में एक तो आपको सिमेट्री एलिमेंट्स, और सिमेट्री एलिमेंट्स का आपका वो क्या कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्री एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन जिसको कह सकते हैं। इसके बाद ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, जिसमें आपको कैरेक्टर टेबल के बारे में आइडिया होता है, जिसमें कोई एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिस कर देगा और उस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से आपको पता करना पड़ेगा। मलिकन सिंबल, ठीक है, मलिकन सिंबल भी निकालना आना चाहिए, तो इसी में साथ में मलिकन सिंबल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और इसके बाद आपका IR और रमन एक्टिविटी मोड्स, तो भाई वो तो आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वो तो आता ही आता है। इसके बाद पॉइंट ग्रुप फाइंड करना और उनका ऑर्डर का आइडिया होना, ये चीज भी रखना, इससे कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन पूछता रहता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगला देख लेते हैं सॉलिड स्टेट में। वैसे तो आपको देखा जाए तो सॉलिड स्टेट पढ़ना शुरू करोगे तो भाई क्रिस्टल सिस्टम्स का आइडिया होना चाहिए कि कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं।
ठीक है, बीसीसी क्या होता है, और मतलब जितने भी टाइप ऑफ आपके क्लस्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एफसीसी बीसीसी सबका आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग उनमें जो डायगोनल होता है, डायगोनल का रिलेशन किसके साथ, एटॉमिक वो जो एटम्स हैं उनकी रेडियस के साथ, कि कैटायन है, एनायन है, R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू √2 है, वो सब चीजें। तो एक तो वो पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा इसके बाद ब्रैक्स लॉ हो गया, वो उसी से रिलेट करके उसी में सब में साथ में यूज किया जाता है। तो ब्रैक्स लॉ पढ़ने के लिए वो भी आपको यूज करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2d sin थीटा। और इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन हर बार ही आता है, ये समझ लो, ठीक है। तो इस सॉलिड स्टेट में इतना करके जरूर जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, 4-8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आसान आएंगे, 2-4 घंटे लगेंगे पढ़ने में। इसके बाद बात कर लेते हैं अब ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो देखो बात ऐसी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक तुम सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंडिविजुअली क्या पढ़ा जा सकता है, कि अगर पूरी ऑर्गेनिक तुमने ना पढ़ी हो तब तुम क्या पढ़ के जाओ, कम से कम जब तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पढ़ी हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो, एक तो पेरीसाइक्लिक का ज्यादा रोल अलग होती है थोड़ी, पेरीसाइक्लिक, तो पेरीसाइक्लिक पढ़ लो, और पेरीसाइक्लिक में 3,3 सिग्माट्रोपिक पढ़ लो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ लो, डील सेल्टर पढ़ लो। इसके बाद आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की आपका फ्यूरॉन हो गया, पायरॉल हो गया, और ये जो आपकी क्या कहते हैं पिरिडीन हो गई, और थायोल हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो है, और इंडोल हो गया, ठीक है, और ये जो आपके डबल बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये जो रिंग्स हैं इन सब के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस किस किस पोजीशन पर होती हैं, और अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इनमें ऐड कर दिया जाए तो उसके बाद एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, समझ रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और सिंपल ही होता है, और वही रूल हमेशा फॉलो करते रहते हैं। इसमें बहुत बड़ा कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि अब यहां ये नहीं होगा वो होगा, तो ये सीधा सीधा होता है, एक बार सीख लोगे तो वही अप्लाई होगा हमेशा हर जगह। तो ये दोनों तो आप पढ़ के जाओ ही जाओ, ठीक है। और इसके अलावा बाकी चीजें आपको सब कुछ ही पढ़नी पड़ेंगी भाई। अब देखो, ये वैसे तो देखा जाए ये पूरा जीओसी का पार्ट ही हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा स्टीरियो का पार्ट ही हो गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट और नेम रिएक्शन के लिए मैं इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन अभी बता देता हूं, लेकिन रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको आइडिया तभी होगा, इनको अप्लाई तभी कर पाओगे जब तुमको प्रॉपरली सारी चीजों का आइडिया होगा। तो इसलिए अगर कुछ कम जीओसी का कम से कम पार्ट पढ़ना है तो आपको कार्बोकैटायंस के बारे में पढ़ लो। कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, कार्बेनायंस क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उनका रीअरेंजमेंट कैसे होता है। कार्बेनायन पढ़ोगे तो साथ में इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ लेना कि इनोलेट्स कैसे बनते हैं, एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में इनोलेट्स का बनना आपको आना चाहिए, फिर वो अटैक कैसे करते हैं इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद SN1 SN2 रिएक्शंस हो जाएंगी उनसे रिलेटेड इनकी, ठीक है। स्टीरियो में RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, दो स्ट्रक्चर का आपस में इनएंसियोमर है, डायस्टीरियोमर्स हैं, क्या है उनका आपस में रिलेशन आना चाहिए आपको। इनएंसियोमर और डायस्टीरियोमर्स में क्या डिफरेंस होता है इसका आइडिया होना चाहिए आपको। एरोमेटिसिटी का ट्रेंड पता होना चाहिए कि भाई पिरिडीन, फ्यूरॉन, पायरॉल, इंडोल, इन सब में कौन ज्यादा एरोमेटिक है, कम एरोमेटिक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कम है, ठीक है। ये बात हो गई, तो ये हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स जो इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये अपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हो गया। इसके बाद हाँ, नेम रिएक्शन और रीजेंट्स में इंपॉर्टेंट पार्ट बता दे रहा हूं, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन तो आपने देखी ली, तो काफी नेम रिएक्शंस तो वहां पर हो जाएंगी। कपलिंग नेम रिएक्शन पढ़ना शुरू करोगे तो वो उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एल्डोल रिएक्शन हो गई, ठीक है। एसिड बेस इनोलेट रिएक्शंस आपको आइडिया होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। फेवरोस्की और बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गया, बहुत फेमस है। पीटरसन और जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शंस हो गई। मिस्टोनोबू और मानिक रिएक्शन से बहुत क्वेश्चंस आपके आते हैं। बिर्च रिडक्शन और ये बेलिस हिलमैन रिएक्शन, इससे पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। बिर्च रिडक्शन का आइडिया होना चाहिए, वो बीच में यूज होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। डायरेक्टली कम पूछता है, लेकिन फिर भी हेट्रोसाइक्लिक में बिर्च रिडक्शन करा देगा कि इंडोल है, अब उसमें नाइट जैसे 2 रिंग है, एक बेंजीन रिंग है और उसी के साथ फ्यूज्ड है आपकी पिरिडीन रिंग, तो बिर्च रिडक्शन कराएं तो किस रिंग का होगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उसी का होगा। ऐसे करके कुछ आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कोरेफुंच रिएक्शन पहले बहुत पूछी जाती थी, अब थोड़ा कम पूछता है, लेकिन पूछ तो लेगा ना, आसान भी होती है, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इपॉक्सीडेशन MCPBA से अलग होता है, H2O2 NaOH से अलग होता है। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का खेल होता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और हाइड्रोबोरेशन हो गया, ओजोनोलिसिस हो गई, ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया,
गिलमैन रीजेंट हो गया, डाइऑल फॉर्मेशन वाले जितने कंपाउंड्स हो गए, कौन सिस डाइऑल बनाता है, कौन ट्रांस डाइऑल बनाता है, ठीक है। और जो एक तरीके से जिसमें जैसे H2O ग्रुप निकलता है, नहीं ऐसे होगा आपके पास, ऐसे बिलो द प्लेन OH ग्रुप लगा है और यहीं पर बिलो द प्लेन दूसरा O ऐसा यहाँ पे SI ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे डिहाइड्रेशन हो जाता है एक तरीके से ना। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन वो भी कार्बोकेटायन से रिलेटेड होती है एक तरीके से। तो ऑर्गेनिक में तो ऐसा खेल है कि इतना ये वाले सारे पार्ट्स पढ़ लेना कम से कम, ठीक है। इसके बाद ये पहला वाला पार्ट पढ़ लेना, सेकंड वाला पार्ट पूरा पढ़ लेना और इन दोनों को पूरा पढ़ लेना। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं, और उसके बाद PYQ ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना। और रिएक्शंस के ऊपर जो ये अलग अलग तरीके से लिखा रहता है ना, रिएक्शंस के ऊपर आप देखोगे कि इसके आगे LDA लिखा हुआ है, तो LDA बेस है, आपको पता होना चाहिए। बेस क्या करेगा, एनायन बनाएगा। किस पोजीशन पे एनायन बन सकता है, जहां एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो फिर वो GOC से कनेक्ट हो गया। तो ऑर्गेनिक को तो कनेक्ट कर करके एक दूसरे के साथ करोगे तभी खेल होगा। और हेट्रोसाइक्लिक और पेरीसाइक्लिक अलग होती है, उसको आप थोड़ा पढ़ोगे तो समझ जाओगे, आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट्स दोगे। सो ये हैं आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ CSIR नेट केमिकल साइंस। अब इन पूरे 50 टॉपिक को आपको कहां से पढ़ सकते हो? तो फ्री में पढ़ना है तो मैथकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जीरो टू हीरो नाम की एक प्लेलिस्ट है, हर टॉपिक की वहां पर रिवीजन कराई गई है, वहां से आप कवर कर लेना। और फ्री में इसके अलावा क्या मिल सकता है, चैनल पे आपको अब मिलेगी 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, वहां से क्वेश्चंस देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कराए गए हैं CSIR नेट केमिकल साइंस के, उनको देख लेना। गुड नाइट सीरीज करके एक बहुत बढ़िया सीरीज पड़ी हुई चैनल पर, उसको देख लेना, वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका तो क्या हो सकता है कि टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए और उनका क्या मिल जाए, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाए, तो कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, एक अच्छी आपके लिए न्यूज ये है कि मैथकेम क्लासेस का जो ये क्रैश कोर्स है, ठीक है, इस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस जून 2024 के क्रैश कोर्स में एक फोल्डर आपको मिलेगा, ठीक है। ये फोल्डर में आपको यही जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं, ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उसी फोल्डर के अंदर क्या कर देंगे, डाल दे रहे हैं। तो आप इन्हीं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के कम से कम, उसी फोल्डर को पढ़ के कम से कम एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हर टॉपिक का आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी और उस टॉपिक से रिलेटेड जो टेस्ट होगा वो टेस्ट दे देना। क्रैश कोर्स में टेस्ट सीरीज मिल ही रही है, बाकी ये सारी चीजें तो मिल ही रही हैं भाई। हर टॉपिक की रिवीजन क्लास, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कंप्लीट सिलेबस, आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे ऐप के अंदर, उनको ओपन करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डाउट सेशंस भी मिलेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, तो मैथकेम क्लासेस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप देख लेना। और अभी इस समय कुछ ऑफर भी चल रहे होंगे टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स में, ठीक है, तो वो भी आप चेक कर लेना एक बार जाकर। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा, आराम से तैयारी करते हैं, दिसंबर 2024 की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये B1 बैच है मैथकेम क्लासेस का, जो कि 12 मई तक, ठीक है, 12 मई तक इसमें ऑफर चल रहा है। और 12 मई के बाद 13 मई की इसकी ओरिएंटेशन क्लास है और आई थिंक 15 मई तक इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और फिर ये फुल फ्लो में चलने लगेगा। जितने भी बच्चे आ जाएंगे उनको प्रॉपर शेड्यूल देके क्लासेस स्टार्ट करा दी जाएंगी। ये पूरा का पूरा ब्रांड न्यू कोर्स है मैथकेम क्लासेस का। सारे टॉपिक्स ने, सारे टेस्ट ने, सारे असाइनमेंट्स ने, सारे असाइनमेंट का सोल्यूशन, सारे टेस्ट का सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन, हर टॉपिक की टेस्ट सीरीज का वीडियो सोल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स एंड ऑल्सो विद द क्रैश कोर्स। तो इस कोर्स में क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा जून 2024 का, ताकि अगर आप जून का एग्जाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो वीडियो सेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स में एक बहुत बढ़िया चीज मैथकेम क्लासेस ने लॉन्च करी है, वो भी एक तरीके से उसमें है कि एक बार हम इस बैच में अप्लाई करने के बाद ही आपको बोलेंगे, लेकिन इस बैच में बच्चों को मिलेगा, वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको एक प्रॉपर मेंटर दिया जाएगा, एक टीचर होगा जो JRF क्वालिफाई कर चुका है, गेट क्वालिफाई कर चुका है, वो आपको प्रॉपरली हर वीक कांटेक्ट करेगा और आपको प्रॉपरली गाइडेंस देता रहेगा, हेल्प करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा। तो आप यहाँ पर आपको एक प्रॉपर मेंटर असाइन किया जाएगा और वो मेंटर आपको इस तैयारी में, जो ऑनलाइन में जो थोड़ा इशू होता है ना कि अकेलापन आ जाता है, पढ़ाई नहीं होती है, उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट इज इट। और साथ ही साथ हाँ भाई, मैथकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज में जो मैथकेम रिवॉर्ड्स चलते हैं वो कई लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। मैथकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स में रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। अगर आप मैथकेम क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स लेकर ज्वाइन करते हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेते हैं और उसको ज्वाइन करने के बाद आपकी JRF रैंक ऑल इंडिया 1 2 3 आती है, तो 1 लाख रुपए का आपको रिवॉर्ड देती है मैथकेम क्लासेस, ठीक है। जून 2021 में
जो आई थी संतोष कुमार साहू की ऑल इंडिया रैंक JRF 1, उनको दिया गया था गिफ्ट। ठीक है, इसी तरीके से 4-5 में रैंक आती है तो उनको गिफ्ट दिया जाता है इतना 50,000 का। 6 से 10 JRF रैंक होती है तो 25,000 का रिवॉर्ड है। अगर आपकी 20 तक JRF आती है तो जितनी आपने फीस सबमिट करी होगी वो डबल फीस रिफंड हो जाएगी। और अगर आपका JRF हो चाहे किसी भी रैंक में हो इसके बाद, तो आपकी जितनी फीस होगी वो टोटली रिफंड कर दी जाएगी। और अगर आपकी LS रैंक आती है तो वो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको गुडीज हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, या फिर मनी प्राइज भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, डेमो क्लासेस देखनी है, कुछ भी देखना है, तो मैटकेम क्लासेस का ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, या फिर इन नंबर्स में आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो इतना एंड तक अगर देख लिया वीडियो तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और बाकी कोई भी डाउट हो, आपके कोई भी सजेशन हो, आपका कोई दूसरा टॉपिक आप बताना चाहते हो कि ये वाला टॉपिक बता दो, ये वाला भी तो आता है, तो कमेंट कर दो। वी विल रिप्लाई कि हाँ बढ़िया है, ये भी है, इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको अभी रहने दो। वी विल हेल्प यू आउट। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।